Climate change, unregulated tourism, and tunneling through the fragile mountain ecologies are wreaking havoc on the already affected glaciers. Disappearing glaciers have started to create water crisis in many Himalayan villages. People have no other option but to pray for their sacred white star. The prayer ironically asks for a reduction in greed. और यहाँ के व्यवस्था जो है, मतलब जानवरों के लिए हम लोग गाय, भेड़, बकरी सब कुछ पालते थे। भेड़ जो कि हल चलाने के लिए बैल, और घास कटिंग स्टॉक, विंटर स्टॉक इतना मुश्किल होता था सबके लिए। अपने लिए खाने के लिए सबसे पहले तो परिवार के लिए खाने के लिए 6 महीने के जो पूरा संसाधन जुटाना, जबकि हमारे पास आर्थिक कहने के लिए कुछ भी नहीं था, हमारे हाथ में पैसा किसी के पास भी नहीं था। तो मेरे फादर साहब जो घोड़े चलाते थे, तो उनके घोड़े चलाते थे, इसलिए थोड़ा सा जो है, कुल मिलाकर थोड़ा सा कह सकूं तो शायद उस दौरान में जो जिनके पास घोड़े थे उनकी थोड़ी हालत ठीक थी, लेकिन पैसा नहीं मिलता था उनको कभी भी। घोड़े चलाते थे लेकिन पैसा कभी नहीं मिलता था। घोड़े चलाते उसका पारिश्रमिक जो है उनको अनाज मिलता था, वो अनाज के रूप में लाते थे और घर में अनाज लाते थे वो, लेकिन पैसा फिर भी तब भी नहीं, पैसा नहीं था। और जनजीवन इतना मुश्किल था जिसके मतलब अभी जो है आप अब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि मैं अपने आप में सोच के अगर वो टाइम में सोचूं तो अपने अंदर में सिहर जाता हूं कि हाँ ऐसा भी लाइफ था। और आज इस हाईटेक को अगर उसके साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो कहने का मतलब उस टाइम पर जो रहना जो है अशिक्षा हो सकता है, क्योंकि एक तो एजुकेशन था नहीं, हमारे फादर साहब वगैरह सारे अनपढ़ थे, तो दुनिया दिखाई नहीं था, तो उनको जो परिश्रम जो 100% करते थे वो कम लगता था वो, क्योंकि दुनिया देखी नहीं थी। हाईटेक लाइफ जो सिस्टम जो उन्होंने देखा नहीं था। और आज के दौर में इस हाईटेक में जो है रहना सहना खाना पीना, तब भी अभी हमें सब कुछ होते हुए भी और घर चलाना जो है काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम सिर्फ खेती करते हैं सिर्फ 5 महीने के लिए। भारत में ऐसा कोई स्थान नहीं है, हमारे देश में कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसा प्रांत नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर सिर्फ खेती जो है 5 महीने के लिए होती है। और 5 महीने में हमारा 3 महीने का जो है फसल, 1 महीना प्रिपरेशन और 1 महीना जो हार्वेस्टिंग का है जी। तो ये जो है 5 महीने, सिर्फ 5 महीने खेती करते हैं, वो भी मौसम बरसात अगर अनुकूल रहे, बारिश सूखा ये सब मतलब फसल के अनुकूल रहे, तब हमारे हाथ में कुछ थोड़ी बहुत आती है। यदि बारिश ज्यादा हो जाए, बारिश कम हो जाए तब भी मुश्किल है, बारिश ज्यादा हो जाए तब भी मुश्किल है। तो आज भी जो है हमें इस 5 महीने में जो हम मतलब जो थोड़े बहुत जो फसल से कमाते हैं, उससे भी परिवार का निर्वाह जो है काफी हाईटेक मतलब उसमें लाइफस्टाइल में काफी मुश्किल है, क्योंकि उसी में से बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों का हेल्थ केयर और अपना खान पान, ये सब करते हुए जो है काफी निर्वाह करना जो है काफी मुश्किल हो रहा है। नेचर का काफी ज्यादा डिफरेंस है जी तब और आज में। उस टाइम पर हमें पता था कि इस महीने में बारिश होती थी, लेकिन आज ना बारिश का कोई, अब इवन जो जितने भी हाईटेक देखो जो आप मोबाइल में आप फोरकास्ट देख रहे हैं, लेकिन वो फोरकास्ट भी कभी जो है सही साबित नहीं हो रहा है। उसको देखकर भी हम करें तो सही साबित नहीं हो रहा है। फोरकास्ट में अगर करोड़ी दिखा देता है, लेकिन यहाँ बारिश हो जाती है, बहुत तेज बारिश हो जाती है, आंधी चल पड़ती है, तूफान चल पड़ता है, जिसकी वजह से जो है फसलों को भी मतलब उसको काफी हानि हो रहा है। दूसरा क्या है, ये रोहतांग के नजदीक होने पर ये गांव जो है, इस गांव का अपना एक लिमिटेड पीरियड है खेतीबाड़ी के लिए, जो कि पहले से भी था। पहले हम ये सब फसल नहीं लगाते थे, पहले गेहूं, जो अपना कट्ठू, जो अपना जो यहाँ के लोकल जो वो है फसल है, उनको बीजते थे हम, उन्हीं पर हमारा जीवन आधारित था। लेकिन आज उन सब को छोड़ के हम दूसरा फसल लगा रहे हैं, तो उसके लिए जो क्लाइमेट जो है बिल्कुल भी मतलब फसल के अनुकूल नहीं हो रहा है, सेटिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके लिए पहले जौ के लिए ठंडा मौसम चाहिए होता था, अभी मौसम में एकदम बदलाव आ गया, मौसम गर्म हो गया है। इस साल ये 2022 में जो है 1 महीना पहले
गर्मी जो अगर मार्च से हमने लिया है इस पर, मार्च में जितनी गर्मी होनी चाहिए, मतलब वो अप्रैल की गर्मी जो है मार्च में आ गई। कहने का मतलब 1 महीना गर्मी जो है एडवांस में आया था इस बार जो है। तो इतना क्लाइमेट चेंज हम अपने लाइफ में कभी भी नहीं देखा है जितना जो कि इस बार देखने को हमें मिला है। अक्सर से हूँ। हाँ जी। पहले क्या थे, आपके पिताजी क्या थे, आपका फैमिली कहाँ से है? मेरे पिताजी एक रिम्पोचे थे, वो तिब्बत से थे। फिर तिब्बत से वो तेलिंग गोम्पा में आए, वहाँ बैठे कुछ साल। फिर मैं तो बहुत छोटी थी, 3 महीने की थी उस टाइम उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद तो उतना मुझे पता नहीं, उससे पहले का मुझे पता नहीं। जब आप कोक्सर आई तो वो कोक्सर कैसा था, आपका कोक्सर कैसा है? उस टाइम का कोक्सर कुछ और था, अभी तो कुछ और है। उस टाइम तो हम खेतीबाड़ी करते थे, गाय भेड़ पालते थे, और फैमिली भी जॉइंट फैमिली थी, सबकी जॉइंट फैमिली थी। अभी गाय भैंस क्यों नहीं है यहाँ पे? अभी तो हमें सर्दियों में जाना पड़ता है कुल्लू, फिर गाय भेड़ नहीं रख सकते गर्मियों में, फिर सर्दियों में उनको कहाँ रखेंगे, फिर सर्दियों में उधर लेके नहीं जा सकते, इसलिए हमने नहीं रखा है। ये जो कुल्लू जाने की वजह से आपके ऊपर, खासकर फैमिली के ऊपर, किस तरह का प्रभाव पड़ता है? क्या आपको सही लगता है या आपको खराब लगता है? अभी सही भी लगता है, खराब भी लगता है। घर छोड़ के जाना खराब भी लगता है, तो अब मजबूरियाँ हैं, जाना पड़ता है। फिर यहाँ पर रहेंगे तो सर्दियों में कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, फिर कोई बीमार होंगे तो बहुत दूर जाना पड़ता है। यहाँ से कट ऑफ हो जाता है हमारा गांव, तो हमें दूर जाना पड़ता है। तो सर्दियों में बर्फ़ में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी भी मैंने सुना कि यहाँ प्रेयर होने वाली है, स्तूपा है, आपका मोनास्ट्री है, ये सब छोड़ के जाना ठीक लगता है? नहीं, ठीक तो नहीं लगता है सर। आज पूर्णिमा है, इसलिए हम लोग वहाँ पूजा करेंगे, माने करेंगे। और किसी रिम्पोचे ने बताया कि हमें ये माने करना है, तो हम हर पूर्णिमा, अमावस्या, दशमी को करते हैं, हर बार करते हैं। ये जो बदलाव आ रहा है, जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहा है, ये हो रहा है, तो इसको देखकर क्या अभी आपको कभी घबराहट होती है, आगे आगे क्या होगा? किस तरह का घबराहट होती है? हाँ जी, घबराहट तो होती है। बाद में ग्लेशियर नहीं होंगे तो खेती बाड़ी नहीं होगी, सिंचाई नहीं होगा, मतलब ग्लेशियर भी साल ब साल कम होते जा रहा है। बर्फ़ पड़ना कम हो गया है, इस बार भी काफ़ी बर्फ़ कम पड़ा है, तो बर्फ़ नहीं पड़ेगी तो उस ग्लेशियर भी नहीं होगा। क्यों हो रहा है ऐसा? आपको क्यों लगता है कि ऐसा हो रहा है? ये वातावरण में चेंजिंग हो गई है, प्रदूषण हो गया है, तो ये ज़्यादा गाड़ियों के चलने से, टनल खुलने से गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ रही है हमारे लाहौल में। पहले इतनी गाड़ियाँ नहीं आती थी, तो उसकी वजह से, प्रदूषण की वजह से वातावरण में चेंजिंग हुई है। मैंने यहाँ पर प्राइमरी स्कूल तक, हमारे यहाँ पर कोक्सर में प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, उसमें मैंने 5वीं तक स्कूलिंग की है। उसके पश्चात मनाली में फ्री एजुकेशन हॉस्टल होता था लाहौल के बच्चों के लिए, तो उसके बाद मैंने वहाँ पर स्कूलिंग की है और मैट्रिक तक मैंने वहाँ पर किया। उसके बाद मैट्रिक करने के बाद फिर उसके 2-3 साल के बाद गवर्नमेंट जॉब मैंने गवर्नमेंट जॉब किया हुआ। उसके बाद अभी मुझे गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए 7 साल हो चुके हैं। मैं यहाँ पर जो है सर्दियों की बात जो चल रही है, सर्दियों में यहाँ पर बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो आपका एवलांच जो है उसकी वजह से जो नुकसान के बारे में मैं अभी थोड़ा बहुत आपको डिस्क्राइब करूँगा। जैसे आप ये ऊपर देख रहे हैं, ये वाले जो पहाड़ की जो चोटियाँ नज़र आ रही है, वहाँ से ज़्यादा बर्फ़बारी की वजह से ये पूरा जो है प्रॉन जो है वहाँ से लेकर आपका तकरीबन 1.5 किलोमीटर के एरिया में पूरे के पूरे ग्लेशियर टूट के पूरे इस गांव के आसपास जो है नुकसान करता था। और ये खेतों में जो आप नीचे देख रहे हो, जो नीचे खेतों में, तो वहाँ तक आ जाता था। 2019-20 में क्या हुआ, 2019-20 में ये पूरे के पूरे ग्लेशियर टूटने के बाद जो उससे पहले ग्लेशियर से पहले जो है आपके एवलांच से पहले जो हवा चलती है, उसकी वजह से हमारे गांव में जितने भी यहाँ पर अभी 19-20 के करीब मकान है, सब के शीशे और खिड़की दरवाजे टूट गए थे सर्दियों में। तो इतना ज़्यादा जो एवलांच का जो तूफ़ान है वो इतना ज़्यादा उसकी वजह से
तो ये जो सारा, और यहाँ से ये दूसरा गांव आप बताइए ज़रा, ये जो दूसरा गांव है 2 किलोमीटर का हमारा डिस्टेंस है। 2 सर्दियों में हम लोग यहाँ से इस गांव में 2 या 3 महीने तक हम एक दूसरे के गांव में ट्रैवल नहीं कर सकते थे। ये सारा एवलांच की वजह से। ये वाला भी जो आपका दरिया के जो राइट साइड राइट हैंड में है, तो जो वैली आप देख रहे, तो उसमें सारा का सारा ये जो ग्लेशियर की वजह से हमने 1.5-2 महीने तक हम एक दूसरे गांव के बीच में जा नहीं सकते थे। और जाने के लिए भी जैसे आपके ये जो आपका एवलांच की वजह से नदी के ऊपर एक अस्थाई पुल बन जाया करता था, तो हम लोग इसी मैदानी इलाके से जाके वहाँ पर एक दूसरे को संपर्क स्थापित करते थे। तो मेरा नाम सोनम गिरुमेद है एंड मैं यहीं का रेजिडेंट हूँ, कोक्सर विलेज का। आई डिड माई ग्रेजुएशन इन होटल मैनेजमेंट। तो टिल दैट ऑल्सो स्कूलिंग भी काफ़ी बाहरी हुई है मेरी, जैसे मनाली में, शिमला में। तो डिड नॉट गॉट टू मच चांस टू लिव इन कोक्सर इटसेल्फ, बट आफ्टर दैट आई वर्कड इन दिल्ली एज वेल। होटल इंडस्ट्री में, मेनली होटल इंडस्ट्री में जॉब किया है 5 years in Delhi. After that I moved to Kuwait for again 5 years more, यही हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में। उसके बाद देन जब लाहौल में टनल खुला और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ी, जैसे कि टूरिज़म सेक्टर में, होटल सेक्टर में, तो एंड द सेम टाइम लास्ट 2 years में कोरोना का भी जो अटैक हुआ था, तो आई डिसाइडेड कि इट्स बेटर टू मूव टू कोक्सर, क्योंकि बैकग्राउंड भी है इसी में ही, टूरिज़म में, हॉस्पिटलिटी में, और एक्सपीरियंस भी है एंड आई कैन डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। और एट द सेम टाइम फैमिली का भी ये डिसीज़न था दैट आई गॉट मैरिड एज वेल। तो फैमिली संभालने के लिए, आगे ले जाने के लिए यू हैव टू बी हेयर, आपको यहाँ आना ही था। तो देन आई मूव्ड हेयर, स्टार्टेड माई बिजनेस 2 years ago. इट्स गोइंग गुड, बट ये है कि टोटली डिपेंडेड ऑन सीज़न है। 2 से 3 से 4 महीने के लिए चलता है ये काम। एंड लुकिंग एट द एक्सपेंसेस ऑल्सो, काफ़ी महंगे हो गए सामान, यही प्रॉब्लम है। और यू कैन नॉट इवन कीप द प्रोडक्ट प्राइसेस ऑल्सो वेरी हाई, क्योंकि जो टूरिज़म यहाँ पर है वो मोस्टली इंडियन टूरिस्ट ही है, तो उनको ज़्यादा महंगा भी फिर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते क्वालिटी के हिसाब से। क्वालिटी तो आप देते हो नो डाउट, बट फिर वो सोचते हैं कि दिल्ली में तो बहुत सस्ता मिलता है, भाई क्या प्रॉब्लम है। बट वो ये नहीं सोचते कि यहाँ लाने के लिए कितना स्ट्रगल है। सर वो भयंकर हो नहीं सकता, आई थिंक वो भयंकर हो ही चुका है ऑलमोस्ट। इट हैज़ अराइव्ड। ऐसा नहीं है कि ये आएगा, ये आ चुका है। अब जैसे विलेजेस लाइक कोक्सर, यहाँ तो फिर भी एक्सेस है ग्लेशियर वाटर का। अभी ग्लेशियर उतने मेल्ट हुए नहीं है, स्टिल ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे। बट आप 20-30 किलोमीटर आगे चले जाओगे कोक्सर से, वो अपने खेतों में पानी रात को देते हैं एंड ऑन टर्न बेसिस। जैसे आज इस घर की बारी है तो उस घर को ही पानी मिलेगा आज खेत के लिए, और दूसरे इस बेसिस पे। कोक्सर में स्टिल थोड़ी, वी आर क्लोज टू रोहतांग पास, दैट्स वाई थोड़ी ठंड रहती है, स्नोफॉल थोड़ा कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ लाहौल ज़्यादा होती है, तो बचा हुआ है ग्लेशियर। बट अगर आप फिर भी कंपेयर टू 30 साल पहले अगर आप रोहतांग जाएंगे तो रोहतांग से आपको एक ग्लेशियर दिखता है पीछे, उसका नाम है सारा। तो वो आप अगर 20 साल पहले जाते हैं रोहतांग तो आपको ग्लेशियर बहुत अच्छा दिखता, बहुत काफ़ी बर्फ़ थी वहाँ पे। और आज आप जाओगे तो वो ग्लेशियर आपको बहुत एंड पे दिखेगा। एंड पे भी मत बोलो, आपको बिल्कुल वो टॉप ऑफ द माउंटेन ही दिखेगा। पहले वो ग्राउंड में था वो ग्लेशियर, अब आज जाके देखोगे 30 साल में इतना डिफरेंस है। तो जबकि अभी तो इतना पोल्यूशन 30 साल का, लास्ट 30 साल में देखें तो इतना मूवमेंट, इतना पोल्यूशन था नहीं। अब तो जिस हिसाब से अब वो घटेगा ग्लेशियर, वो तो मतलब 10-15 साल में कोई। और लाहौल में इतने बड़े बड़े ग्लेशियर हैं भी नहीं ज़्यादा। एक बड़ा ग्लेशियर स्पीति में है, लाहौल के ग्लेशियर तो कंपेयर टू दैट बहुत छोटे हैं, उनको मेल्ट होने में इतना टाइम भी नहीं लगेगा। और जिस हिसाब से इस साल गर्मी हुई है, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हुई है, दिल्ली में ले लो आप, कहीं भी ले लो, लंदन में ले लो आप, यूके में ले लो, लाहौल में ले लो, तो ये बचेगा नहीं सर। और फिर उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा स्नोफॉल पे, स्नोफॉल कम होगी, फिर तो टफ है सर, सर्वाइवल बहुत टफ है।
मैं इस पंचायत का प्रधान हूँ और वैसे तो मेरे गांव का नाम तेलिंग है, पर ये मेरी पंचायत का पार्ट है। कोकसर मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है कि शायद दुनिया के सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ने वाले क्षेत्रों में से एक है। यहाँ पर बहुत अच्छी बर्फ़ पड़ती है जो काफ़ी समय से पड़ रही है। हालांकि इसका इल इफ़ेक्ट ये है कि पब्लिक को परेशानी भी होती है, पर ये नेचर के हिसाब से एंगल से देखे तो ये सही चीज़ थी, अभी तक सही हो रहा था। तो अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बर्फ़ कम हो रही है, जो जिससे सीधा सीधा असर हमारे किसानों को पड़ रहा है। पानी का शॉर्टेज दिन ब दिन हो रहा है, फ्लड भी आ रहा है, लैंडस्लाइड्स भी दिख रहा है। और बड़ी बात क्या है कि जो ग्लेशियर्स हम देख पाते थे वो अब जिन जगहों से हम पहले इजीली देख पाते थे वो उन जगहों से दिखना बंद हो गया। तो इसका मतलब वो ग्लेशियर्स भी हमारे ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे। तो शायद ये अलार्मिंग स्टेज है, शायद इस वक्त हमको जागना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर सही समय पर हम लोग हर चीज़ को अच्छे तरह से नहीं ले जा पाएँ तो शायद इसका नुकसान और खामियाजा हम पूरे दुनिया को तो पड़ेगा ही, पर सबसे ज़्यादा शायद हमारे लोगों को पड़ेगा। हमारे मुख्यतः हमारे पूरे लाहौल वैली में एक त्यौहार जिसको हम सब मनाते हैं वो हाल्डा है। ये भी फेस्टिवल ऑफ लाइट है, पर इसमें ये एक नए साल का एक शुरुआत होता है। हालांकि मुझे इसमें ज़्यादा तो नहीं है जानकारी, पर हाँ ये इस तरीके का एक शुरुआत है जहाँ नए साल का हम एक आरंभ करते हैं। और ये हमारे लिए सबसे बड़ा त्यौहार है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। वो हमारे लोकल डाइटीज़ से हमारा किसी तरीके से मिलना भी है। और हम इसमें 2-3 दिनों के लिए हम बिल्कुल अपने परिवार में बैठकर इसको सेलिब्रेट करते हैं। पर हम देख रहे हैं कि कोकसर के अंदर ये जो हमारा ये जो कोकसर डिम्पोग, ये जो रामथंग का इलाका है, ये लोग ये अब यहाँ नहीं रहते हैं, ये सब नीचे रहते हैं। तो ये लोग इस त्यौहार को शायद सेलिब्रेट उस तरीके से शायद नहीं कर पाते हो जो मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पे मानना है, क्योंकि हर इंसान का अपने इलाके से अपने घर से जुड़ाव होता है। पर आज उनको वो त्यौहार यहाँ नहीं मना पाने का शायद मलाल तो रहता है। आप टूरिज्म को, इस पूरी टनल को सब लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। जो इन्वेस्टर है उसने अलग तरह की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। जो बिग मेगा इन्वेस्टर है, जैसे हाइडल प्रोजेक्ट है, उसको भी लगा कि हाँ टनल बन गई, हमारा ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया, हमें मशीनरी ले जाना आसान हो गई। और कई बार लगता है कि शायद टनल उसी के लिए ही बनाई गई है, बाकी कम्युनिटी को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखा गया है। तो इन्वेस्टर भी वहाँ पर आ गया। अब वो वहाँ पे आप एक छोटे से एरिया में दर्जनों आप हाइडल प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। अब चनाब जो आपका चंद्रा और भागा रिवर है उसके ऊपर आप प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। चनाब के ऊपर आप प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। इंडस रिवर के ऊपर आप प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके लिए आप सपोर्टिंग हाइडल, क्योंकि मेगा हाइडल बनाना है तो उसके लिए जो आपको बिजली चाहिए उसके लिए आप मिनी माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट बना रहे हैं। बहुत सारा टूरिस्ट जो है वो एकदम से उसमें क्या हम बोलेंगे फ्लड किया कि पहले जहाँ पे रोहतांग में हमारे को एक रिस्ट्रिक्शन थी कि आप 1200 गाड़ी ले जा सकते हैं, 1000 गाड़ी ले जा सकते हैं। टनल बनने के बाद आपको इमिडिएटली पता चल रहा है कि द वेरी नेक्स्ट डे आपका टनल जो है वो 2000 गाड़ी क्रॉस कर रहा है। और विद इन अ मंथ एक टाइम ऐसा भी आया कि एक दिन में 8000 से 9000 गाड़ी जो है वो ट्रैवल वहाँ से क्रॉस हो रहा है। फिर एक टाइम ऐसा भी है जब उसको गिनना भी छोड़ दिया, क्योंकि वो 10,000 प्लस जा रहा है, 15,000 तक वो पेस पकड़ रहा है। तो इतने लोगों का फ्लड इन हो जाना किसी एक ऐसी जियोग्राफी में जो इस सारी चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, तीनों तरह से तैयार नहीं। पहला कि वहाँ पे अगर केटर करने की बात है, जहाँ की जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी का उतना एक्सपोजर नहीं है कि इतने बड़े चंक को सबसे पहले कैसे मैनेज करना है। ये जगह बहुत सुंदर है
और सुंदर होने के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी है जो हम देखते हैं, जैसे कि लोगों के पास ज़मीनें उतना ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड ज़मीन है। और अभी लोगों ने कुछ समय से, वैसे तो कुछ लोग पहले से यहाँ पे बिज़नेस पे थे, छोटे छोटे स्टॉल्स थे, टी स्टॉल्स थे और खाने के छोटे छोटे ढाबे थे, पर अब हमारा मेजॉरिटी ऑफ जो यूथ है वो इस तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, टूरिज़्म सेक्टर की तरफ जाने की कोशिश में है। तो वो टूरिज़्म को नए तरीके से देख रहे हैं। तो बस इससे ऊपर तो फ़िलहाल मैं क्या बताऊं, फ़िलहाल इतना सा है हमारा कोकसर। यहाँ का सबसे जो बड़ा इशू है वो जो लोगों के साथ हम जब बात करते हैं तो समझ में आता है कि लोगों के पास ज़मीन बहुत लिमिटेड है। हालांकि वो कुछ ज़मीनों में उनका क्लेम जो है वो काफ़ी समय पहले से है, कई 1970s से है, कईयों का 80s पे है, कई मतलब 2005 के पहले के क्लेम्स हैं लोगों के, और वो उसमें अपना खेती करते थे, उनका सब कुछ ठीक था, पर स्टिल उनको अभी तक अपना वो लैंड उनका नहीं हो पाया जो लोगों का डिमांड है। क्योंकि FRA में अगर हम देखें तो ये उनका हक है वैसे तो, पर उनको वो हक नहीं मिल पाया। ये सबसे बड़ा इस वक्त का इशू है क्योंकि लोगों के पास ज़मीनें कम। सेकंड इशू जो मैं देखता हूँ अभी वो टूरिज़्म को सही तरीके से मैं यहाँ नहीं देख पा रहा हूँ। हालांकि हमारे हर घर में आज होम स्टे है, पर होम स्टे को व्यवस्थित तरीके से हम शायद नहीं चला पा रहे हैं। लोगों का मेहनत ज़रूर है, लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो एक अच्छा टूरिज़्म का एक इस पे अपना इनपुट दे सकें। वो कोशिश करते हैं, हॉस्पिटैलिटी में अच्छा हॉस्पिटैलिटी है उनका, लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, वो सीख भी रहे हैं, पर कुछ चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। इसमें सरकार और प्रशासन की सपोर्ट की भी ज़रूरत है कि हम अपने पुराने ढंग तौर तरीके खान पान को भी समझें। तो मैं समझता हूँ कि व्यवस्थित टूरिज़्म, एक ऑर्गेनाइज्ड टूरिज़्म हम नहीं देख पा रहे हैं, जो एक अच्छा चीज़ नहीं लगता है। बिल्कुल सस्टेनेबल टूरिज़्म के लिए हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं, कई दफ़ा हमारा डिस्कशन हुआ है, प्रशासन से भी इस बारे में बात करते हैं कि एक ऐसा टूरिज़्म का मॉडल डेवलप हो, क्योंकि लाहौल में अभी हमारी वैली में टूरिज़्म नया नया आ रहा है, तो हम अभी इस चीज़ पे एक अच्छे तरीके से टूरिज़्म कर सकते हैं, हेल्दी टूरिज़्म कर सकते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट हो, लोगों को अच्छे तरीके की सुविधाएं मिले, जिसमें हमारा शौचालय मुख्य तौर पे कि एक अच्छा शौचालय सबको मिले जितने भी टूरिस्ट आते हैं। और इसके साथ साथ इम्पैक्ट की मैं अगर बात करूं तो एक ऐसा टूरिज़्म हो जिसमें पब्लिक को उस चीज़ का गलत इम्पैक्ट पब्लिक पर ना पड़े, वो हेल्दी हो। सबसे बड़ी चीज़ मैं समझता हूँ कि सस्टेनेबल टूरिज़्म में वहाँ का जो लोकल है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए, तो एक अच्छा मॉडल बने। So when there were about 100-200 cars that were crossing the Rohtang Pass before the tunnel, now you have sometimes like 15-20,000 cars going both ways. And connected to that are also many of the other issues that people would have spoken about. Waste is the other big one that is there, with no real system of understanding how the management of waste or the segregation of waste needs to be looked at. The administration is starting to think about it, but this is something all of us believe that, many people knew that the tunnel was coming 15 years back, 10 years back, but there is very little planning that has gone into it. The community waited that the administration will do, the administration waited that the department or the government is going to do, and each one has sort of been waiting for each other. The tunnel's come, it's been 2 years since it's come, and what you see really is huge tourist traffics that come during the day, and in the evenings you just see smokes going up because of the waste that is really being burnt. Sisu is a classic example of what it is, but I'm sure it's happening all across the valley itself. That's a big area that one looks at. The whole aspect of climate change is another one that people are starting to think and see and understand. And while there may not be data that's there, but in terms of just empirical data, a lot of people say that post the tunnel, the snowfall has decreased, the rainfalls have decreased. All of that is starting to have build a pressure.
Last year there was a water crisis. This year there is an acute water crisis that's happening in the Lahaul region. And what's going to happen very soon is that there's going to be a tussle between traditional livelihoods and tourism. And one will then really need to look at is to, like, you know, who's really going to win this battle. Shifts in traditional occupation and livelihoods are already being seen. Like earlier, you know, a lot of the land was farmed. There were orchards. You know, there were a lot of workers from Nepal who used to come and work on these lands. And there were some families that had some, were involved in the tourism business. And this was last year. And in this year, even when we were talking to communities in Sisu, what we do realize is that pretty much every household has, you know, some engagement in tourism, whether it's a homestay, it's a hotel, it's a dhaba, it is any of those things. And they've either given their lands to their workers on Theka, or, you know, they're sort of running it. So right now there's a parallel process and a parallel economy that's happening. But what happens when the water crisis comes? You know, and what do you see? We see that, you know, tourism is lucrative. The money comes in quick. The services are there and the money comes in quick. While places, you know, while for things like agriculture, plantations, orchards, the money comes in later. You know, you sort of sow the seeds and it comes in 3, 4, 5, 6 months later. And what's really going to happen at that point in time? No one's really giving some of these aspects a thought. Even the kind of tourism that is being introduced, you know, there's no real planning that goes into that. If we just took the example of the ATVs or the all-terrain vehicles, you know, those were scooters that sort of, the idea came in from the Solang Manali region, got first introduced into Sisu. There was huge opposition for that because they were sort of trampling across the pasture lands. You know, lands where their cattle, their livestock, you know, used to go and sort of graze on. This is something, and there was a lot of pressure to not give permissions for it, but permissions were ultimately given. And the ATVs, while there was opposition in Sisu, but what has also happened is that the same thing is now being seen in Koksar as well. So, you know, the kind of tourism, you know, also, is it in sync with the place, is it in sync with the culture, in sync with the environment, is not something that one is really being looked at and being thought about. So given a lot of these different things, you know, what is really going to be the plan for tourism? How are we people going to go about it? Tourism is fast getting into all the small villages in terms of the homestays and the problems that we've sort of spoken about. And there is really no planning for that. So I think the question really is, you know, with the communities, you know, what is the kind and the nature of tourism do they want? What is the model of tourism that they're seeing? How do they understand the planning and regulation for that? I think these are questions which are there. We also understand that, you know, tourism is governed by a policy. It does not really have a law or act by itself. But there are the local legislations, and there are legislations like the Panchayati Raj and Pesa, Machmo and Lahaul. There is the Forest Rights Act, and there are other laws which will actually be able to support the governance of tourism. And that is the framework in which tourism needs to be looked at. The whole question of sustainability in tourism is something else one needs to start thinking about, whether it is about the environment, the natural resources, aspects of energy, looking at the whole thing of the social cultural impacts one is seeing, as well as the economic ones, you know. So right now a lot of the ownership is still with the local communities, but very soon this ownership is starting to also sort of move to people from, you know, outside the state, outside the region, who are coming in. And therefore then what happens in terms of tourism? There are communities like Sisu who are also being extremely protective of the kind of tourism activity that's taking place in their region, and therefore that's also creating divides in the communities because of tourism. You know, the cultural fabric of the place is starting to change, and all this is happening in very quick time. You know, every season there are successive changes that are being seen. And therefore what would be the long-term vision of tourism for that place, for the region, for the valley, is one that needs to look at. And it's not just the Lahaul valley that's opened up, you know, it's Lahaul, it's Spiti, the whole Ladakh region, the Zanskar region,
All of this is being opened up, and because there cannot be any big industry or cannot be any other livelihoods apart from agriculture, horticulture, tourism is the other big thing that is really going to be pushed. And therefore, you know, it is that much more important and critical that the model of tourism, especially in an eco-fragile, high mountain, cold desert, is being thought through carefully for the long-term sustenance. You know, even at the local level, can there really be a village development plan, you know, which integrates tourism into the planning process itself? Can one try and understand what is the kind of impact assessment that happens? We all talk about a carrying capacity, but there is no study that's done. So the Himachal tourism policy talks about carrying capacity studies for each destinations, but that's not really happening. We also believe that at a policy level, what we really need to do is to have the integration of looking at the Forest Rights Act and the committees that are under that, looking at the conservation, the CFRMCs, which is the conservation and the management, the forest right committees which are there, looking at the RPMCs, which is the resource planning and management committees, bringing the tourism industry in. Because tourism industry is in a certain sense, it's the user or it's the beneficiary of the kind of natural resources that one looks at. You know, the kind of natural environments, the natural landscapes that it is promoting, it is packaging, it is selling. And therefore, what is the role of the industry? You know, where does the accountability of that industry lie in the conservation of the mountains, in the conservation of the water resources, in the conservation of the air? You know, how do we actually integrate and bring these institutions together that look at governance at the local level, at the destination level? I think that and to be able to create a model based on that is something that one can think through and foresee. टूरिज़्म को सही तरीके से मैं यहाँ नहीं देख पा रहा हूँ। हालांकि हमारे हर घर में आज होम स्टे है, पर होम स्टे को व्यवस्थित तरीके से हम शायद नहीं चला पा रहे हैं। लोगों का मेहनत ज़रूर है, लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो एक अच्छा टूरिज़्म का एक इस पे अपना इनपुट दे सकें। वो कोशिश करते हैं, हॉस्पिटैलिटी में अच्छा हॉस्पिटैलिटी है उनका, लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, वो सीख भी रहे हैं, पर कुछ चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। इसमें सरकार और प्रशासन की सपोर्ट की भी ज़रूरत है कि हम अपने पुराने ढंग, तौर तरीके, खान पान को भी समझें। तो मैं समझता हूँ कि व्यवस्थित टूरिज़्म, एक ऑर्गेनाइज्ड टूरिज़्म हम नहीं देख पा रहे हैं, जो एक अच्छा चीज़ नहीं लगता है। बिल्कुल, सस्टेनेबल टूरिज़्म के लिए हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं, कई दफ़ा हमारा डिस्कशन हुआ है। प्रशासन से भी इस बारे में बात करते हैं कि एक ऐसा टूरिज़्म का मॉडल डेवलप हो, क्योंकि लाहौल में अभी हमारी वैली में टूरिज़्म नया आ रहा है, तो हम अभी इस चीज़ पे एक अच्छे तरीके से टूरिज़्म कर सकते हैं, हेल्दी टूरिज़्म कर सकते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट हो, लोगों को अच्छे तरीके की सुविधाएं मिले, जिसमें हमारा शौचालय मुख्य तौर पे कि एक अच्छा शौचालय सबको मिले जितने भी टूरिस्ट आते हैं। और इसके साथ साथ इम्पैक्ट की मैं अगर बात करूं तो एक ऐसा टूरिज़्म हो जिसमें पब्लिक को उस चीज़ का गलत इम्पैक्ट पब्लिक पर ना पड़े, वो हेल्दी हो। सबसे बड़ी चीज़ मैं समझता हूं कि सस्टेनेबल टूरिज़्म में वहाँ का जो लोकल है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए, तो एक अच्छा मॉडल बने।